हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मंत्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक सेलेक्ट पर्सन अपना ITR फाइल कर सकता है। ITR फाइल करने के पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में उसके बगल में बेल आइकन आ रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर भारत में किसी व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसको ITR फाइल करना होता है। वैसे तो ITR 7 प्रकार के होते हैं: ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। लेकिन हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए 4 ITR होता है: ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। आज के इस वीडियो में हम लोग ITR 1 के बारे में पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। ITR 1 को सहज ITR के रूप में जाना जाता है। ITR 1 इंडिविजुअल के लिए होता है। ITR 1 सभी सेलेक्ट पर्सन के लिए होता है, चाहे वो सरकारी विभाग में कार्यरत हो चाहे वो प्राइवेट विभाग में कार्यरत हो। बशर्ते उनका सालाना आय 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ITR 1 फाइल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए तथा 26AS फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है। फॉर्म 26AS को आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते इस साल ITR फाइल करने का लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अब आप 30 नवंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताने वाला हूं। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे google.com। यहाँ पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स। पहला जो लिंक ओपन होकर आता है उस पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है। यहाँ प्रोसेस को क्लोज कर देंगे। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 3 टैब दिखाई देगा। पहला टैब होता है रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप पहली बार ITR फिलअप करने जा रहे हैं, अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रिसेट पर क्लिक करके पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इन तीनों टैब के बारे में 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट यूजर टाइप आता है। यूजर टाइप हमेशा इंडिविजुअल होगा क्योंकि हम लोग ITR 1 की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए टोटल 4 स्टेप दिया हुआ है। पहले स्टेप में बेसिक डिटेल होता है जिसमें पैन नंबर होता है, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। वहां पे ईमेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड पूरा डिटेल देने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आप 3rd स्टेप पे आ जाएंगे। वहां पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए होता है। आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल ID पे जो आपने इंसर्ट किया है OTP गया होता है। दोनों OTP आपको इंसर्ट करना होता है। जैसे ही OTP इंसर्ट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद 4 स्टेप पे आएंगे, वहां पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आता है। फिर आप लॉगिन पे यहाँ ऊपर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यूजर ID में आपको पैन नंबर देना होता है। पासवर्ड जो आप पासवर्ड बनाए वो देना होता है। कैप्चा को एज इट इज लिखना होता है। लॉगिन करना होता है। सपोज दैट आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करना होगा। यूजर ID में अपना पैन नंबर देना होगा। यहाँ कैप्चा करना होगा। कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। चलिए अब हम लॉगिन करते हैं। यूजर ID में आपको पैन नंबर डालना होता है। कैप्चा एज इट इज डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहें तो अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आप स्किप पे क्लिक कर दीजिए। स्किप करने के बाद आप देखिए आपका
ITR फिलअप करने के लिए लॉगिन हो चुका है, आप लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे वेलकम टू आपका नेम आ चुका है। इन ब्रैकेट में इंडिविजुअल आया हुआ क्योंकि आप ITR 1 फिल कर रहे हैं। ITR 1 इंडिविजुअल के लिए होता है। ITR फिलअप करने से पहले हमको जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, पहला होता है फॉर्म 16B जो आपको एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है। अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16B ले लीजिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो होता है फॉर्म 26AS। 26AS हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। माई अकाउंट पे जाइए, व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रीफिल कंसेंट का पॉपअप ओपन होके आता है, इसको एग्री करना होता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ डेटा प्रीफिल होके आएगा, उस डेटा को आपको चेक करना है। अगर डेटा सही नहीं है तो डेटा को मॉडिफाई करके करेक्ट करना है। फिर इस पे हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ITR 1 जो कि सहज के नाम से जाना जाता है, ये लिख के आ रहा है यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2020-21। एक बात मैं फिर से यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि लोगों को मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर। अगर हम 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का ITR फाइल फिलअप कर रहे हैं तो हमको असेसमेंट ईयर 2020-21 सिलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 9 टैब होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखने में लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आप फॉर्म पूरा फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। पहला जो टैब होता है वो इंस्ट्रक्शन का होता है। इसको एक बार आपको पूरा प्रॉपर रीड कर लेना है, जिसमें लिखा होता है कि आपको बीच में बैक नहीं करना है। जो भी अमाउंट होगा इंडियन रुपीज में होगा। आपका DOB का फॉर्मेट जो होगा, कैलेंडर का फॉर्मेट जो होगा DD MM YY होगा। आपको बीच बीच में अपने ड्राफ्ट को सेव करते जाना है। अगर आपको कोई रो ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके रो को ऐड कर सकते हैं। फिर आपको किसी रो को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये पूरा एक बार आप पढ़ लीजिए। दूसरा जो टैब होता है जनरल इंस्ट्रक्शन का टैब होता है। इसमें आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेम, DOB पूरा डिटेल दिया हुआ, उसको एक बार आप पूरा ऊपर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए। पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर करिए। पेंशनर है, पेंशनर सेलेक्ट करिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। आप जिस सेक्टर में जॉब करते हैं अपने अकॉर्डिंग सेक्टर को सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर आपको यहाँ 139(1) ऑन और बिफोर सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि इस साल ITR फिलअप करने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 नवंबर कर दिया गया है। अगर हम 30 नवंबर से पहले ITR को फिलअप कर रहे हैं तो 139(1) ऑन बिफोर डेट सिलेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बिलेटेड करना होगा। अब नेक्स्ट जो है वो इस बार के ITR में नया बदलाव, पहले नहीं होता था। पहले था कि आपको ITR तभी फाइल करना होता था जब आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर 2.5 लाख से कम होता था तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस साल चेंज किया गया है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन ये 3 कंडीशन दिया, अगर ये तीनों खर्चे आपने किया है फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, तो आपको ITR फिलअप करना होगा, भले आपका इनकम 2.5 लाख से कम है। अगर उसके लिए आप ITR फाइल फिल कर रहे हैं कि आपने ये तीनों खर्चे किए हैं तो यहाँ आपको यस करना होगा। अगर नहीं तो अगर आप अपने TDS को बचाने के लिए या अपना ITR फाइल करने के लिए कर रहे हैं, आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, उसके लिए ITR फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करना होगा। अब हम ये बात करते हैं कि तीनों कंडीशन क्या क्या है। ये तीनों जो कंडीशन है जिसके लिए हमको ITR फिलअप करना पड़ेगा, अगर आपका 2.5 लाख से कम इनकम है तब भी, तो ये तीनों कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन है कि अगर किसी ने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया हो। दूसरा कंडीशन, अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया हो। तीसरा कंडीशन है कि अगर आपके घर के बिजली का बिल साल भर में 1 लाख से ज्यादा आया हो, तब आपको ITR फिलअप करना होगा, भले आपका इनकम 2.5 लाख से कम हो। तो यहाँ पे अगर उसके लिए आप फिलअप करेंगे तो यस करना होगा। अगर आप उसके लिए फिलअप नहीं कर रहे हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना होगा। सेव ड्रॉप पर क्लिक कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स।
क्योंकि जितना भी डिडक्शन एग्जम्पशन का डेटा होता है यही फाइल करना होता है। यहीं पे आपको टैक्स का पूरा कैलकुलेशन भी दिखता है। यहाँ भी कुछ डेटा प्रीफिल्ड होता है। अगर प्रीफिल्ड डेटा करेक्ट नहीं है तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। आपको हेल्प लेना होगा फॉर्म 16 का, जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आईटीआर फाइल करते समय पार्ट बी की जरूरत होती है। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना होगा। फॉर्म 16 को 20AS से भी मैच कराना होता है। यहाँ पे आएंगे पार्ट बी, यहाँ पे 2 पार्ट होता है। पार्ट बी जिसमें हमारे इनकम की बात होती है। पार्ट सी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे डिडक्शन की बात होती है। सभी के फॉर्म 16 का लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी के अंदर 3 सेक्शन दिया हुआ है, ए बी सी। सेक्शन 71, 72, 73। अगर हम अपना फॉर्म 16 भी देखेंगे तो वहां पे भी ये सेक्शन आ रहा होगा, 71, 72, 73। 71 में सैलरी की बात होती है, 2, 3 ये है। अगर आपके पास 2 में भी कोई डेटा, 3 में भी कोई डेटा, जो डेटा फॉर्म 16B में दिया हो सेम एज इट इज आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। ये तीनों डेटा फिल करने के बाद ऊपर ग्रॉस सैलरी आ जाता है। इसके बाद नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस आता है। यहाँ पर आपको काफी लंबी लिस्ट मिलेगी। इसमें जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है आपके फॉर्म 16B में दिख रहा होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे कॉमन जो रहता है सेक्शन 10, 13A जो कि HRA से रिलेटेड होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी डेटा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो डेटा है उसको यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा। ये है सेक्शन 10, 13A अलाउंस जो कि HRA का होता है। जो भी डेटा आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है। लीव ट्रेवल एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल है इसमें से कर सकते हैं। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ केस में कुछ डिडक्शन फॉर्म 16 में शो नहीं हो रहा होगा। फॉर्म 16 में वही डिडक्शन शो होता है जिसका डिक्लेरेशन आपने एम्प्लॉयर को दिया होगा। सपोज आपने किसी वजह से अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नहीं किया है तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपका डिडक्शन बेनिफिट नहीं दिया गया होगा और वो फॉर्म 16B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। उस केस में आपका टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने ज्यादा काट लिया होगा। अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो उसके बेसिस पे आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जम्पशन एंड डिडक्शन के जितने फील्ड है अगर आपके लिए अप्लीकेबल है और आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ है तो आप यहाँ ITR में क्लेम कर सकते हैं। भले वो आपके फॉर्म 16B में शो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ और जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है 50,000 का। ये ऑटोमेटिकली आता है, इसको आपको इंटर करने की जरूरत नहीं होती है। सभी सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्म 16 में भी दिखता है। अगर आप फॉर्म 16 देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट द्वारा इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, कुछ डिपार्टमेंट द्वारा प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो डेटा फिलअप करेंगे, एप्लीकेबल नहीं है तो डेटा को एज इट इज छोड़ देंगे। सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अगर आप 5 में देखेंगे तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज में आपका सैलरीज आ जाता है। यहाँ पे अगर आपने प्रॉपरली हर कुछ डिक्लेयर किया हुआ है अपने एम्प्लॉयर को तो हर चीज टैली होगा फॉर्म 16 और ITR फाइल से। इसके बाद आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका घर सेल्फ ऑक्युपाइड है या रेंट पर दिया गया है। अगर आप खुद अपने घर में रहते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड को सिलेक्ट करेंगे, अगर रेंट पर दिया है तो लेट आउट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस पर लोन ले रखा है तो उस लोन पर आपको EMI पे करना होता होगा। उस EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। इंटरेस्ट का क्लेम यहाँ क्लेम करना होता है और प्रिंसिपल का जो क्लेम होता है वो TC में आता है। अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो आपके बैंक द्वारा आपको हाउसिंग लोन के EMI का स्टेटमेंट दिया गया होगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का डिटेल दिया होता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आयकर कानून के सेक्शन 24 के अंतर्गत किसी फाइनेंशियल ईयर में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के भुगतान पर 2 लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। वहीं प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा आप ले सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयर को हाउसिंग लोन का डिटेल डिक्लेयर किया होगा तो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हाउसिंग लोन के EMI के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख तक का ही क्लेम मिल सकता है इस सेक्शन में।
तो अगर मकान आपने सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है और उस पर लोन लिया हुआ है तो लोन का जो इंटरेस्ट का पोर्शन होगा वो इंटरेस्ट का पोर्शन आपको यहाँ फिलअप करना होता है। प्रिंसिपल का जो अमाउंट होता है वो 80C में होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये डेटा फिलअप करने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है। अब नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ डेटा ऑटो फिल होता है, जो डेटा ऑटो फिल है उसको चेक करना है आपको। कुछ डेटा नहीं रिफ्लेक्ट होता है तो उस डेटा को आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके रो ऐड करके आपको ऐड करना होता है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कवर होता है, तो आपको अपने सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना होगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कि आपको सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, और उसको यहाँ पर फिलअप करना होगा अगर डेटा इनकरेक्ट है तो। अगर डेटा सही है तो कोई बात नहीं, डेटा अगर करेक्ट नहीं तो आपको डेटा फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन FD ये डेटा भी है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो ऐड रो करके आप वो डेटा यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपके लिए कोई अदर सोर्स का इनकम हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन FD, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो यहाँ सिलेक्ट करके रो को ऐड करके डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं आप। जनरली इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं होता है, ये डेटा आपको चेक करना होता है, चेक करके आपको करेक्ट करना होता है। तो यहां तक बात हुई इनकम की। अब स्टार्ट होगा डिडक्शन। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे पार्ट बी का बात कर रहे थे, पार्ट बी में इनकम की बात हुई है। डिडक्शन से आपका इनकम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगने वाला टैक्स का अमाउंट भी कम हो जाता है। तो इन डिडक्शन को प्रॉपर्ली यूज करके आप अपने टैक्स के अमाउंट को कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कई बार कुछ डिडक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल होता है लेकिन हम उसे प्रॉपर क्लेम नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव में, जिसके वजह से भी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। डिडक्शन का नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट डिडक्शन होता है उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, ना ही TDS को सही तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80C। 80C के तहत LIC, PPF, बच्चों का ट्यूशन फी, NSC, टैक्स सेवर ऑन FD, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये कवर होता है। बच्चों के ट्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम 2 बच्चों के ट्यूशन फी यहाँ पे कवर होगा, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 बच्चों, किन्हीं 2 बच्चों का क्लेम आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन दिया होगा डिडक्शन का अपने एम्प्लॉयर को तो फॉर्म 16 में सभी डिडक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। इस फील्ड में 80C के सारे इन्वेस्टमेंट का टोटल करके फिल करना होता है। अगर किसी वजह से आपने एम्प्लॉयर को 80C के डिडक्शन का डिक्लेरेशन नहीं शो किया था तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80CCC। 80CCC में काफी लिमिटेड केस होता है, ये बीमा पॉलिसी के लिए होता है। 80CCD NPS में जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपके सैलरी से उसका डिटेल यहाँ पर शो करता है। 80CCD 1B की बात करें तो आप NPS अकाउंट में अपने तरफ से एक्स्ट्रा 50,000 ट्रांसफर करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 80D अगर आपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 25,000 तक। सीनियर सिटीजन के केस में आपको 50,000 तक डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे आप डेटा फिल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सीधे आप टैब नंबर 7 पे चले जाते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप यस करते हैं, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करते हैं। फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी लिए हुए हैं जितने अमाउंट का होगा, सपोज दैट हम यहाँ पे 4,000 फिल करते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये डेटा अपने आप यहाँ पे शो करने लगता है। 4,000 रुपये देखिए हमने शो किया था वहां पे। 80D डेटा यहाँ पे 4,000 शो कर रहा है। जो डेटा वो वहां पे आप फिलअप करेंगे वो डेटा यहाँ पे आने लगता है। अब हम लोग 80DD की बात करते हैं। इस सेक्शन में खुद पर निर्भर किसी दिव्यांग के मेडिकल ट्रीटमेंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर दिव्यांग 40% से 80% के बीच डिसेबल है तो 75,000 तक की छूट मिलती है। यदि 80% ज्यादा डिसेबल है तो आपको 1.25 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस क्लेम के लिए किसी मान्य हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। वहीं अगर हम लोग 80DDB की बात करें तो इस सेक्शन के तहत चुनिंदा बीमारियों के मामले में सैलरीड एम्प्लॉय अपने फैमिली के सदस्य पर इलाज का 40,000 तक टैक्स क्लेम कर सकते हैं।
अगर 80E की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के उद्देश्य से अगर आपने लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन पर चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 8 साल तक। अगर 80E की बात करें तो अगर आपने होम लोन 1 अप्रैल 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 के पहले लिया है तो इसके तहत आप 1.5 लाख का फायदा आपको मिल सकता है, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाउसिंग लोन के केस में मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्युपाइड था घर जो कि लोन पे था, उसका यहाँ पे हम लोग क्लेम कर रहे थे इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख आपको मिल रहा था इंटरेस्ट का, बाकी पोर्शन आप प्रिंसिपल का 80C में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 80EA में क्या है कि उसके अलावा भी आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, बशर्ते आपका जो हाउसिंग लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच का होना चाहिए और हाउसिंग लोन का अमाउंट जो है 45 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बात करते हैं 80EB की। बजट 2019 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन का फायदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ही मिलेगा आपको। 80G की बात करें, 80G डोनेशन के लिए होता है। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, गवर्नमेंट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया है तो उसका क्लेम यहाँ कर सकते हैं, डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं आप, टैक्स डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे अगर आपने कोविड-19 रिलीफ के लिए पीएम फंड केयर में कुछ डोनेट किया है तो यहाँ पे कवर होगा। कुछ मामले पे ये डोनेशन 100% होता है, कुछ मामले पे 50% होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसको डोनेट कर रहे हैं। अगर आपने कैश में डोनेट किया है तो कैश में डोनेशन पे आपको मैक्सिमम 2000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने कोई डोनेशन किया है उसको डेटा फिल करने के लिए आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको फिलअप नहीं करने देगा, इस पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, प्लीज फिल 80G शेड्यूल, इस पे क्लिक करेंगे तो आप टैब नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल देना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 100% डिडक्शन के लिए अलग से टैब है, 50% डिडक्शन के लिए अलग से टैब है। ये यहाँ पे अगर डेटा जो फिलअप करेंगे, आप डेटा फिलअप करेंगे, टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे आ जाएंगे, टैब नंबर 3 पे, तो वो डेटा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। 80GGC की तहत आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन वो डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम 80TTA की बात करें तो इसमें आपको अगर सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला है, अगर वो इंटरेस्ट 10,000 तक है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन इसमें FD और RD कवर नहीं होता है। केवल सेविंग अकाउंट के लिए सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट 10,000 तक कवर होता है, 10,000 तक आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। वहीं अगर 80TTB की बात करें तो ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग अकाउंट के साथ साथ FD अकाउंट का भी इंटरेस्ट क्लेम ले सकते हैं 50,000 तक। सीनियर सिटीजन 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं सेविंग अकाउंट और FD अकाउंट के इंटरेस्ट पर। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो केवल आपको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है, FD के इंटरेस्ट पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पूरा डेटा हम लोग फिलअप कर चुके हैं। इनकम का, डिडक्शन का वो पार्ट फिलअप करने के बाद अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है कि कितना टोटल टैक्स आप पे लग रहा है। अगर नहीं आता तो 0 होगा ये। अब हम आ गए हैं टैब नंबर 4 टैक्स डिटेल में। इसमें वही डेटा शो करता है जो आपको TDS कटा हुआ है, जो आपके फॉर्म 26AS में होता है। TDS अगर आपका कटा है सैलरी पर, वो डिटेल यहाँ पे आ जाता है। अगर TDS आपका कटा है अदर देन सैलरी, वो डिटेल यहाँ पे आ जाता है। जो भी TDS कटा होता है वो डिटेल आ जाता है। अगर TDS नहीं कटा होगा तो नहीं आएगा, TDS कटा होगा तो डिटेल यहाँ पे आ जाता है। उसको आपको एक बार चेक करना होता है, 26AS से एक बार मैच कराना होता है। उसके बाद हम लोग टैब नंबर 5 पे आएंगे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। ये टैब जो होता है ये इंपॉर्टेंट टैब होता है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अभी तक आपने कितना टैक्स पे किया है, या आपको कितना टैक्स पे करना है, या आपको कितना रिफंड मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेशन, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर डिटेल आ जाता है कितना टैक्स पे होना है आपको। फिर ये टैक्स डिटेल में आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो आपका डिटेल है, जो TDS कटा है, सही है नहीं सही है। अगर नहीं सही तो डेटा फिलअप कर सकते हैं, आप डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, 26AS से मैच करा सकते हैं। ये सब करने के बाद तब उसके बाद हम 5th टैब पे आते हैं, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे।
यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल टैक्स पेड, अभी तक आपने कितना टैक्स पेड किया है वो अमाउंट यहाँ पे आता है। अमाउंट पेबल पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अभी आपको और कितना टैक्स पे करना वो अमाउंट यहाँ पे आता है। और कैलकुलेशन करने के बाद अगर कुछ रिफंड होता है, अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया था, आप प्रॉपर डिक्लेरेशन दे दिए हैं, डिडक्शन का डिटेल दे दिए हैं, हर सेक्शन के तहत अपना पूरा डेटा फिलअप किए हैं, तो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे रिफंड में अगर अमाउंट आता तो उतना अमाउंट आपको रिफंड होगा। ये तीनों चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है। टोटल टैक्स पेड मतलब अभी तक कितना पेड हो चुका है, अमाउंट पेबल कितना आपको और टैक्स पे करना है, रिफंड कितना आपको रिफंड मिलने वाला है। ये करने के बाद यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए होगा। अगर आप पहले आईटीआर भरे होंगे तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाता है। बैंक अकाउंट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो ऐड करके, नया ऐड करके पुराने वाले को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आपका नेम होगा, यहाँ पे आपका फादर नेम होगा। कैपेसिटी में आपको सिलेक्ट में सेल्फ सिलेक्ट करना होता है, यहाँ प्लेस देना होता है। प्लेस देने के बाद आप सीधे सेव ड्रॉप करने के बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर देंगे। फॉर्म आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ई वेरिफिकेशन कराना होता है। ई वेरिफिकेशन कराने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ई वेरिफिकेशन कैसे कराते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आईटीआर फाइल का रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे आप लॉग इन करते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कैसे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे सबमिट करना होता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैंने आज कवर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आईटीआर फाइल करना अब आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।